हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग देख रहे हैं भारत का संविधान। बात उठती है कि ये संविधान है क्या? तो हमने जैसे पहले बताया कि संविधान जो है एक तरह से रूल बुक है हमारे देश का। जिस प्रकार से कोई भी सिस्टम जब चलता है तो उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ नियम तय किए जाते हैं या तय होते हैं। जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो हम बाएं तरफ हमें चलना है, या स्कूल का समय निर्धारण है तो हमें 8:30 बजे तक स्कूल पहुंच जाना है, ये नियम तय है। हर चीज का अपना एक व्यवस्था है। उसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए भी एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था चूंकि ये राजकीय कार्य से संबंधित है, राजकार्य से संबंधित है, इसलिए इस व्यवस्था को राज व्यवस्था कहा जाता है। तो ये जो राज व्यवस्था है, जिसके तहत हमारे पास एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित संविधान है, जिसे हमारे देश के पूर्वजों ने, हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने इसका निर्माण किया। और इसके निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीना 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। हमारा संविधान सभा का उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को उद्घाटन हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अधिग्रहण कर लिया गया। मतलब यह है कि हमारा संविधान 9 दिसंबर से बनना प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 के बीच में ये बन करके तैयार हुआ। इसे बनाने में अथक परिश्रम, प्रयास, कई विद्वानों का योगदान रहा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर हम देखते हैं तो वह योगदान है भीमराव अंबेडकर का। हमारा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में पूरा हमारा संविधान का निर्माण हुआ। कई कमेटियां बनी, कई आयोग बने, कई कमेटियों ने अनुसंधान किया भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, और संविधान का अनुसंधान करके उन्होंने अपनी सिफारिशें संविधान सभा के पटल पर रखा। और जो सिफारिशें आई, उन सिफारिशों को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाने का काम, अर्थात ड्राफ्टिंग करने का काम भीमराव अंबेडकर साहब ने किया। भीमराव अंबेडकर साहब बहुत सारे देशों का भी उन्होंने संविधान का अध्ययन किया। और हमारे देश में ब्रिटिश काल में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो नीतियां बनी, जब से ब्रिटिश हमारे देश में आए और राजनीतिक पटल पर अपना प्रवेश किए, तब से उन्होंने नित्य नए दिन कुछ न कुछ भारत के लिए नियम बनाते रहे। और उन्हीं नियमों को भी अध्ययन करके और उनके कर्मिक विकास का अध्ययन करके हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने यह महसूस किया कि भारत की जो व्यवस्था है, जो ब्रिटिश काल में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन भारत का हुआ, एक नया परिवर्तन हुआ। ब्रिटिशों के आने के पहले मुगल काल था। मुगलों की अपनी शासन व्यवस्था थी। मुगलों के शासन व्यवस्था के ऊपर में एक नई व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था ने अपना आधार विकसित कर लिया। और उसी ब्रिटिश व्यवस्था जो बना, उसने पूरे भारत के प्रशासनिक ढांचे और सिस्टम को उसने परिवर्तन करने लगा। और परिवर्तन करते 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 एक नए रूप में उसे रूपांतरित कर दिया। और यह रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी से। 1773 ईस्वी के बाद नित्य रोज कहीं ना कहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमेशा कुछ ना कुछ उस विधान में जो त्रुटियां थी उसमें सुधार की गई। और समय और आवश्यकता के अनुसार नए नए विधान भी जो है हमारे देश में ब्रिटिशों ने लागू किया। उसमें हमने 1773 से आगे बढ़ते हैं
तो 1773 की जो खामियां थी वह 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट में उसे क्या किया गया, उसे सुधारा गया। पुनः 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया, फिर आगे जाकर के 1793 में चार्टर एक्ट 1793 आया। चार्टर एक्ट क्रमशः 20 वर्षों के अंतराल में भारत में लाए गए, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फिर से रिन्यूअल था, एक प्रकार से फिर से इसे पुनः विज्ञप्ति दिए जाने का प्रावधान था चार्टर एक्ट। और 1793 के बाद 1813 ईस्वी में, फिर 1813 के बाद 1833 ईस्वी में, 1833 के बाद 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी, ये किसी निश्चित समय अवधि के लिए नहीं था। इसके बाद भारत में 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के उपरांत भारत के प्रति ब्रिटिशों की जो नीतियां थी उसमें परिवर्तन आया और एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से 1858 ईस्वी में फिर से एक नया विधान आया और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत में उसे समाप्त कर दिया गया। अब भारत के शासन को अब ब्रिटिशों के हाथ में, कहने का तात्पर्य है क्राउन के हाथ में, अर्थात वहां के राजा के हाथ में जो है कि दे दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में समाप्त हो गई और एक नई शासन व्यवस्था, हमारा क्राउन की शासन व्यवस्था हमारे देश में आ गई। यद्यपि कहने के लिए तो क्राउन की व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में वही पूर्ववर्ती ब्रिटिश शासन की ही व्यवस्था हमारी कायम रही। 1858 के बाद 1861 में हमारा जो है भारतीय परिषद अधिनियम हमारा आया। उसके बाद 1892 में हमारा जो है कि भारतीय परिषद अधिनियम आया, फिर 1909 में हमारा आया, फिर 1919 में आया और फिर हमारा 1935 में हमारे अधिनियम आए। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये वास्तव में यहां से जब चलना प्रारंभ किया ब्रिटिशों का, हमारा जो कानून और व्यवस्था जब 1773 से चलना प्रारंभ किया और चलते चलते एक लंबी समय अवधि के बाद जब 1935 तक पहुंचा, तब तक वो भारत के संपूर्ण ढांचे को, सिस्टम को, व्यवस्था को वह परिवर्तन कर चुका था। और जब संविधान बनाने की बात आई तो हमारे संविधान निर्माताओं का एक ही ध्यान गया कि हमारे देश का जो ढांचा डेवलप है उसी ढांचे के अनुरूप हम अपने संविधान का निर्माण करें। परिणामता जब हमारा संविधान बना तो सबसे बड़ी जो स्रोत रही हमारे संविधान के निर्माण का, जो हम एडॉप्ट कर रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं विधियों को, नियमों को, उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के विधियों को जो है कि ग्रहण किया गया। और हमारे संविधान में लगभग 75% जो विधियां हैं या सिस्टम है, वह सिस्टम हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए। तो इस प्रकार हमारा संविधान निर्माण हुआ। यद्यपि हमारे संविधान के निर्माण में भिन्न भिन्न देशों के जो महत्वपूर्ण अंश थे और जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता था, उन सारे तथ्यों को भी हमने ग्रहण किया। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने दूसरे संविधान से चोरी की। जो ये कथन जो है वह सत्य प्रतीत नहीं होता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक सभ्य राष्ट्र से हमने कुछ नीतियां और कुछ नियम को हमने ग्रहण किया। भारत भी एक सभ्य है और दूसरे देश भी जो है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन देशों से भी हमने बहुत सारे तथ्यों को हमने ग्रहण किया। जैसे हमने फंडामेंटल राइट यूएसए से ग्रहण किया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से ग्रहण किया। बात समझ रहे हैं? हमारी संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से हमने ग्रहण किया। गणतंत्र की व्यवस्था हमने फ्रांस से ग्रहण किया। तो आपात उपबंध की व्यवस्था हमने वाइमर संविधान जर्मनी से तथा भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने ग्रहण किया। तो ऐसे हमने कई चीजों को हमने ग्रहण किया, तब हमारी जाकर के हमारी जो है कि भारत का संविधान जो है वह बन करके हमारा तैयार हुआ। हमारा जब संविधान बना तो हमारा संविधान की कई विशेषताएं इसमें निहित थी। हमारा संविधान एक विशाल संविधान था। हमारा संविधान एक लिखित संविधान था। हमारा संविधान कठोर तथा लचीलेपन का समन्वय था।
हमारा संविधान परिसंघीय तथा एकात्मकता का समन्वय के तौर पर था। हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की बातें हैं, हमारे संविधान में नागरिकता की बातें हैं, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और कार्यपालिका शक्तियां, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र निर्वाचन जैसे संस्थाओं की भी बात की गई है, जो हमारे संविधान की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच में आज का जो हमारा क्लास है, वह क्लास है हमारे संविधान के भाग 2। हम अपने संविधान के भाग 2 में जा रहे हैं। इसमें भाग 2 में हमारा नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ये नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान है, जो अनुच्छेद संख्या, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो हम अनुच्छेद संख्या जो है 5 से लेकर के 11 तक में जो है कि हमारा वर्णन है। अब ये नागरिकता है क्या, अब इस बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और नागरिकता कैसे ग्रहण की जाती है, नागरिकता का क्या व्यापक अर्थ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा देश जब ब्रिटिशों के अधीन था तो हमारे देश में भारतीय नागरिकता संबंधी ऐसी कोई प्रावधान नहीं था। भारतीय शब्द यहां सोचने की चीज है, हम सभी ब्रिटिशों के नागरिक हुआ करते थे, लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तो अपनी एक पहचान हमें एडॉप्ट करना था और नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है हमारे संविधान के भाग 2 में अंतर्निहित है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो 4 बातें जो है हम तत्काल उसी समय हमने ग्रहण कर लिया जिस समय हमारा संविधान को ग्रहण किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। संविधान का ग्रहण कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ग्रहण किया गया और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो 26 जनवरी को जब संविधान को ग्रहण किया गया, इसलिए 26 नवंबर संविधान दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। यह भी हमारा एक जीएस का प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। संविधान को ग्रहण करने के साथ ही हम 4 बातों को भी हमने एडॉप्ट कर लिया था। उसमें था पहला नागरिकता, दूसरा था निर्वाचन, तीसरा था अंतरिम संसद और चौथा था अस्थायी संक्रमणकारी उपबंध। ये 4 बातें थी। तो मतलब नागरिकता कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, इस बात से भी रेखांकित हो जाता है कि हमने संविधान को ग्रहण करने के साथ ही हमने भारतीय नागरिकता के प्रावधानों को भी हमने ग्रहण कर लिया। तो मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 से ही हमारे नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है हमारे देश में लागू हो गया। अब इस नागरिकता पर हम अगर आगे हम बात करते हैं तो हमारे जो संविधान है या हमारे जो कुछ चीजें अगर हम अपने देश में हम देखते हैं कि नागरिकता जो है वह क्या चीज है, तो सबसे पहले इस बात पर विचार करना होगा कि जो हमारा देश है वह देश जो है कि ये मान लेते हैं कि हमारा इंडिया है, ये हम एक इंडिया का एक छोटा सा एक रफ हम फोटो बना रहे हैं, ये हमारी इंडिया है। तो क्या इस इंडिया में सिर्फ भारत के लोग रहते हैं कि और भी कोई देशों के लोग रहते हैं इसमें? तो इस इंडिया में वास्तव में 3 तरह के लोग रहते हैं। अगर हम नागरिकता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 3 तरह के लोग जो रहते हैं। पहले ऐसे समझिए, कोई भी देश बनता कैसे? कोई भी देश जो बनता है उसमें 2 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होना चाहिए भूमि और उस पर निवास करने वाले व्यक्ति। तो व्यक्ति जो है वो जनसंख्या है, तो भूमि और जनसंख्या से देश बनता है। यद्यपि देश के लिए और भी चीजें होती है, जैसे भूमि होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, अपनी